देखो आज ना हम एंजाइना पेक्टोरिस का इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने एंजाइना का यानी कि क्या क्लिनिकल फीचर्स है और क्या उसके कारण है, ठीक है। तो वो मैंने समझा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लें। देखो सपोज मान लो जैसे कोई एंजाइना पेक्टोरिस का कोई पेशेंट आपके पास आया और उसने बताया कि सर मेरे लिए ये प्रॉब्लम होती है, या उसी टाइम आ गया जिससे पेन हो रहा है इसके, तो कैसे कंफर्म करेंगे। देखो चेस्ट में पेन तो और वजह से भी हो सकता है, तो कंफर्म करने के लिए हमें ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है जिससे कंफर्म हो जाए क्या एंजाइना पेक्टोरिस ही है। देखो हम एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन, ठीक। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई पेशेंट आया और उसके चेस्ट में पेन हो रहा है और भी सिम्टम जो मैंने बता रखे हैं एंजाइना के, तो सबसे पहले हम ईसीजी करते हैं उसका। तो ईसीजी में क्या होगा, देखो जी मैंने ये बना रखी है ये वाली, ये ना एक नॉर्मल ईसीजी है, यानी कि जो नॉर्मल पेशेंट, यानी कि कोई पेशेंट नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। तो देखो ये एक लाइन है, देखो जब आप ईसीजी देखेंगे तो उसमें लाइन दिख हुई होगी। तो ये वाली वेव जो है ये पी है जो मैंने रेड कलर से बना रखी है, ये क्यू है, ये आर, ये एस और ये वाली टी। ये तो नॉर्मल है। अगर उसे एंजाइना का पेन हो रहा है, ये देखो मैंने एबनॉर्मल बता रखी है, एंजाइना का यानी कि जो एंजाइना का पेशेंट होगा उसके लिए। तो ये देखो एसटी सेगमेंट, देखो यहाँ पे देखो ये देख रहे हो, ये ऊपर है ये वाला टी वाली जो वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेन लाइन से नीचे आ जाती है, देखो ये, यानी कि इसमें क्या होगा एसटी सेगमेंट जो होगा तुम्हारा डिप्रेस हो जाएगा। देखो ये वाला पूरा ये पोर्शन, देखो ये वाला यहाँ पे ऊपर है, लेकिन इस वाली लाइन से देखो ये वाली लाइन है, इस लाइन से ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड शुगर करा रख सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी पेशेंट आपके पास आया एंजाइना का, तो ब्लड शुगर क्यों कराएंगे। देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो बताया है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस का जो कारण होता है, तो वो शुगर भी होती है उसकी, यानी कि कारण। तो देखो जैसे किसी भी पेशेंट है कोई, उसमें ब्लड शुगर यानी कि डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है। जैसे मान लो ये कोरोनरी आर्टरीज है तुम्हारी, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो उसकी बॉल के अंदर यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, ठीक है। तो ये किससे, जैसे ब्लड वेसल में इंजरी किससे होती है, यानी कि या तो डायबिटीज़ है तुम्हारी या लिपिड का, सॉरी जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है या स्मोकिंग करता है, तो ब्लड वेसल क्या होती है इंजर्ड हो जाती है और उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण क्या है, ब्लड शुगर भी एक कारण है। तो हम ब्लड शुगर देखने के लिए, यानी कि पेशेंट अगर डायबिटिक है या नहीं है, उसके लिए हम ना एक टेस्ट कराते हैं, यानी कि शुगर नापने के लिए। तो अगर मान लो वो भूखे पेट है, यानी कि बिल्कुल खाली, उसने कुछ भी नहीं खाया है और उसकी शुगर 126 या उससे ऊपर आ गई, तो ये डायबिटिक माना जाएगा और बहुत ज़्यादा रिस्क होगा इसमें क्या एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी हो। मतलब अगर डायबिटिक है तो कंफर्म हो सकता है क्या उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। या मान लो वो खाना खा लिया हो और हमने उसकी शुगर चेक करी खाना खाने के बाद, जस्ट बाद, तो उसकी इतनी आएगी शुगर, यानी कि इतनी आए 220 से 200 यानी कि 300 के बीच में, तो भी डायबिटिक हो सकता है। या 2-3 घंटे बाद खाना खाने के अगर 200 प्लस आ रही है, तो वो क्या होगा डायबिटिक होगा। और डायबिटिक पेशेंट में यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का होता है, ठीक है। ऐसे लिपिड प्रोफाइल, तो लिपिड प्रोफाइल क्या है, जैसे मान लो कोई जैसे पेशेंट है कोई, तो जैसे तली भुनी चीज़ें खा रहा है, तो वो क्या होंगी जो तुम्हारी ब्लड सप्लाई हार्ट के लिए करती है, वो क्या करती है कोरोनरी आर्टरी करती है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर लिपिड का जमाव हो जाना, ठीक है। तो जमाव कब होगा, जब वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे हम चेक कर लेंगे, तो हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं चेक करने के लिए क्या कोलेस्ट्रॉल है हमारा, या ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या कोलेस्ट्रॉल, ये अपनी नॉर्मल मात्रा में है या ज़्यादा है। जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल देखो, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा 200 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर मान लो ये 250 आ रहा है, तो इसका मतलब 100% ये डिपॉजिट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, कोरोनरी आर्टरी में भी डिपॉजिट हो सकता है। या जो तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड है ये 150 या उससे कम होना चाहिए, और ये इससे ज़्यादा आने लगा, मान लो 150 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, जैसे
ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या होता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जैसे मान लो ये 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो ये तुम्हारा इतना होना चाहिए, यानी कि 60 से 130 के बीच में। और 130 से ऊपर हो गया तो क्या होगा, कहीं पे ना कहीं पे डिपॉजिट होगा, कोरोनरी आर्टरी में भी डिपॉजिट कर सकता है। या फिर इन दोनों का रेशियो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 4 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल है तुम्हारा, नॉर्मल कितना है 200, अगर ये 260 हो गया, यहाँ देख लो, जैसे मान लो ये 260 हो गया और HDL का कम से कम कितना होना चाहिए 60, इससे कम नहीं होना चाहिए। मान लो ये तुम्हारा 85 रह गया तो कितना हो जाएगा, ये लगभग इतना आएगा, इतना, ठीक। तो क्या हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ये कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा कोलेस्ट्रॉल, अगर कोरोनरी आर्टरी में होगा तो एंजाइना का कारण बनेगा। तो ये दोनों हम टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे हम क्यों कराएंगे, हार्ट का साइज देखने के लिए, क्या हार्ट का साइज कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रखा है। या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, जैसे लेफ्ट हाइपरट्रोफी क्या है, जो तुम्हारी सेल है उसका साइज बढ़ जाना। तो इन दोनों को देखने के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं। हीमोग्लोबिन चेक करा सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन को कराना, देखो अब सबसे यही होगा, क्या बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना अनलॉजिकल है हीमोग्लोबिन। अगर एथ्रियोस्क्लेरोसिस हो रखी है कहीं भी तो ड्यू टू एथ्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन तुम्हारा क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, यानी कि जैसे चेस्ट में उसकी पेन भी है और ब्लोट, मतलब जैसे पेन उसका रेडिएट, तुम्हें सिम्टम पिछले वाले मैंने लेक्चर बना रखा है, उसमें सब बता रखे हैं, यानी कि क्या क्या होता है, तो वो पढ़ लेना। तो हीमोग्लोबिन कम आएगा उसका। या फिर कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं हम। यानी कि कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है, जैसे एक ना हम कंट्रास्ट मटेरियल लेंगे और उस मटेरियल को आर्टरीज के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे जहां तक खुली होगी तुम्हारी आर्टरी तो उस आर्टरी में तो आराम से जाएगा, और जहां पे ब्लॉकेज होगा तो वो क्या करेगा, उस जैसे ब्लॉकेज मान लो कहीं पे देखो, जैसे जहां पे ब्लॉकेज होगा, जैसे मान लो ये मैंने 2 कोरोनरी आर्टरीज बना रखी हैं, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी से हम किसका पता लगाते हैं, देखो एक तो स्टेनोसिस का पता लगाते हैं, यानी कि कितना नैरो हो रखी है कोरोनरी आर्टरीज हमारी, या हाउ मेनी आर्टरीज आर इन्वॉल्व, यानी कि कितनी आर्टरी इन्वॉल्व हो रखी है इसमें। जैसे मैंने देखो हार्ट के लिए जो ब्लड सप्लाई करती है वो 2 आर्टरीज करती हैं, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए भी हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, या चर्बी तो जमा नहीं हो रखी है आर्टरीज के अंदर। अब स्टेनोसिस क्या है इसे समझ लो, जैसे ये तुम्हारी आर्टरीज है, ठीक है, और ये नैरो इस तरह से हो जाए ऐसे, तो इसका इतना सारा एरिया खुला हुआ रह गया, तो यही हम स्टेनोसिस बोलते हैं, ठीक है। या हम कार्डियक एंजाइम, देखो कार्डियक एंजाइम हम क्यों करा रहे हैं, जैसे उसने बोला कि मेरे चेस्ट में पेन हुआ, मतलब और कुछ देर बाद रिलैक्स हो गया, तो कहीं वो एमआई में चेंज तो नहीं हो गया, इसको हम देखने के लिए हम कार्डियक एंजाइम का पता करते हैं, ठीक। तो कार्डियक एंजाइम 2 होते हैं, एक तो ट्रोपोनिन होता है, एक क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। या हम इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, या लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन करा सकते हैं। जैसे मान लो कोई हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो वो कितना पंप कर पा रहा है उसके लिए, तो ये भी देख सकते हैं। नॉर्मल कितना होता है 70 होता है, और एबनॉर्मल 50 या उससे कम, ठीक है। सबसे मेन टेस्ट होता है तुम्हारा ट्रेडमिल टेस्ट होता है। ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है, जैसे जो रनिंग मशीन देखी है तुमने, तो रनिंग मशीन तुम्हारी एकदम ऐसे फ्लैट होती है इस तरह से, लेकिन ट्रेडमिल मशीन ना थोड़ी इस तरह से होती है, देखो मैंने बना रखा है, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से ऐसे, ये ठीक है। और इस पे क्या करते हैं, जैसे देखो ईसीजी जो एबनॉर्मल तुम्हारी कब आएगी, जब जिस टाइम पे उसे एंजाइना का पेन हो रहा होगा, और मान लो जैसे रिलैक्स हो गया तो बिल्कुल ईसीजी नॉर्मल आएगी। तो हम वो वाली कंडीशन क्रिएट करते हैं, एक्सिस्टेंस को बढ़ाते हैं, यानी कि उसे ना रनिंग कराते हैं। अब रनिंग कराएंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो रखा है, ब्लॉकेज हो रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो उससे क्या होगा, उसके चेस्ट में पेन होने लगेगा, और ईसीजी इसके लगू ही होगी, तो वो रीडिंग इस तरह की देगा, यानी कि एबनॉर्मल इस तरह की रीडिंग। और अगर नॉर्मल रीडिंग दे रहा है तो मतलब वो पेशेंट मतलब नॉर्मल एकदम पूरी तरह से। तो देखो अगर हम ट्रेडमिल टेस्ट करा रहे हैं तो उसका बीपी अगर नॉर्मल रहता है, उसकी हार्ट का रिदम चेंज नहीं होता, तो मान लेते हैं कि उससे कोई भी इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं है, ठीक।
देखो आज मतलब मैं जल्दी पढ़ाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं शादी हो रखी है तो बहुत गर्दा काट रहे हैं वो लोग, इसलिए। ठीक है, तो आप ना इसे अच्छे से देखो, एक बार में तो समझ में नहीं आए शायद, तो आप 2 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह से। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जैसे एंजाइना पेक्टोरिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मान लो सपोज कोई एंजाइना पेक्टोरिस का तुमने कंफर्म कर दिया कि एंजाइना पेक्टोरिस हो रखा है, तो हम कौन सी ड्रग्स दें जिससे वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इससे अगला लेक्चर होगा हमारा, शायद कल हो या परसों, तो उसमें हम उसका एंजाइना पेक्टोरिस का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।